दरबार में स्थान पाकर अब बीरप्पा के मस्तिष्क में कुटिलता दिनों दिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे बीरप्पा ने अपने पुराने साथी सैनिकों से वापस जान पहचान की, उसको अपनी ताकत से परिचित करवाया। कुछ सैनिक वफादारी से तो कुछ डर के मारे बीरप्पा का साथ देने को तैयार हो गए। उधर राजकुमार विजयराज की शिक्षा अब पूरी हो चुकी थी। अपने दोस्त पंडित के साथ वो अपने राज्य के लिए निकल गया। रास्ते में दोनों दोस्तों ने अपनी अपनी विद्या के बारे में एक दूसरे को परिचय दिया। पंडित पुत्र तंत्र विद्या में पारंगत था, तो विजयराज ने अपनी शास्त्र विद्या का ज्ञान भी पंडित पुत्र को दिया। दोनों में परिचय होने के पश्चात पता चला कि दोनों के राज्य एक ही रास्ते में आते हैं। खुशी खुशी एक साथ चले अपनी राह पर। उधर राज्य में बीरप्पा अपनी योजना के अनुरूप सैनिकों को अपनी तरफ करने में कामयाब हो रहा था। राजकुमारी के रूप में शाही परिवार के प्रत्येक सदस्य को छल रहा था। एक रोज राजकुमारी के रूप में बीरप्पा चक्रधर के साथ धनुष विद्या का अभ्यास कर रहा था। अचानक राजकुमारी बने बीरप्पा ने चक्रधर से कहा कि महोदय, आप मेरे साथ आज तलवारबाजी का अभ्यास करो। चक्रधर अपने शिष्या को सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहता था, तो उस दिन भी सहर्ष राजी हो गया। बीरप्पा ने तो कुछ और ही सोच रखा था। अभ्यास करते करते राजकुमारी के वेश में बीरप्पा ने चक्रधर की भुजा पर जोर से तलवार का वार कर दिया, जिससे चक्रधर की भुजा कटकर गिर गई। साथ में खड़े सैनिकों और दासियों में अफरा तफरी मच गई। जानबूझकर प्रहार करने के पश्चात बीरप्पा ने सहानुभूति के आंसू भी टपकाए और रोने लगा। चूंकि राजकुमारी के वेश में था तो किसी ने शक नहीं किया और यह जानबूझकर किया गया है। आनन फानन में चक्रधर को राजमहल में पहुंचाया गया। वैद्य जी को बुलाया गया और उपचार किया गया, लेकिन चक्रधर का एक हाथ कट गया। बीरप्पा अपनी योजना में कामयाब हो गया, लेकिन दरबार तो लगना था, जांच होनी थी। और यह सब कैसे हुआ? दरबार लगा। वैभवराज के साथ रानी तारामती और मंत्रिमंडल के सदस्य भी विराजमान हुए। मंत्री महाराज की जय हो। आज दरबार में एक अनोखा मामला आया है, आपकी आज्ञा हो तो सुनवाई आरंभ की जाए। वैभवराज, मंत्रीवर सुनवाई आरंभ करें। मंत्री महाराज, कल तलवारबाजी के अभ्यास के दौरान सेनापति चक्रधर का हाथ कट गया, जो कि हमारे राज्य की अपूरणीय क्षति है। वैभवराज, यह बहुत दुखद क्षण है। चक्रधर के प्रति संपूर्ण राज्य की सहानुभूति है। मंत्री, लेकिन महाराज एक समस्या है। वैभवराज, क्या समस्या मंत्रीवर? मंत्री महाराज, यह हादसा राजकुमारी के हाथों से हुआ है। वैभवराज, तो इसमें समस्या क्या है मंत्रीवर? अपराध यदि शाही परिवार का कोई सदस्य करे तो क्या वह अपराध नहीं होता है? अपराध तो अपराध है, और फिर इतना बड़ा अपराध है तो सजा हमारे दंड विधान के अनुसार ही होगा, जो कि सबके लिए एक समान है। मंत्री महाराज, आपकी बात सही है, लेकिन यह राजकुमारी ने जानबूझकर नहीं किया। साथ गए सैनिकों और राजकुमारी की सहेलियों, जो कि प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे हमने पूछताछ की है। पता चला है कि अभ्यास के दौरान राजकुमारी के हाथ से तलवार फिसल गई और सेनापति महोदय की बाजू कट गई। वैभवराज, प्रत्यक्षदर्शियों को दरबार में पेश किया जाए। मंत्री जी महाराज। फिर अभ्यास के दौरान वहां उपस्थित सभी सैनिकों और राजकुमारी की सहेलियों को दरबार में पेश किया जाता है। राजा प्रत्येक से सवाल करता है और सबका जवाब सुनता है। सभी लोगों से सवाल हो जाने के बाद राजा चक्रधर को दरबार में बुलाता है। दो सैनिकों का सहारा लेकर दर्द के साथ सेनापति चक्रधर राज दरबार में हाजिर होता है। वैभवराज, सेनापति महोदय, आपके साथ हुई इस दुखद घटना का पता चला, हृदय को गहरा आघात पहुंचा है। आप हमारे राज्य के एक अभुन्य अंग हो और हमारे शुभचिंतक भी। अपराध किसी के भी द्वारा किया जाए, उसकी सजा इस दरबार द्वारा अवश्य तय की जाती है। चक्रधर महाराज, यह कोई अपराध नहीं है। मानता हूं कि मेरी वजह से आपकी सेना का तनिक नुकसान हुआ है, लेकिन मैं यह नहीं मान सकता कि यह एक अपराध है। वैभवराज, सेनापति महोदय, इसमें आपकी तो कोई गलती भी नहीं है। आप व्यर्थ में स्वयं को मानसिक कष्ट न दें। मैंने सभी प्रत्यक्षदर्शी से बात की है। पता चला है कि यह अपराध राजकुमारी के हाथों से हुआ है। चक्रधर, लेकिन महाराज, राजकुमारी ने यह जानबूझकर नहीं किया है। यह एक हादसा है जो अभ्यास के दौरान हो गया। मैं इसे राजकुमारी का अपराध नहीं मानता हूँ। वैभवराज, सेनापति महोदय, यह आपकी वफादारी है शाही परिवार के लिए, लेकिन इससे जनता में अनुचित संदेश जाएगा। राजकुमारी को सजा तो मिलनी ही चाहिए। बिना हाथ आप अपने परिवार का भी भरण पोषण नहीं कर सकते हैं।
आपके जीवन की अपूर्णीय क्षति है। राजकुमारी को दरबार में पेश किया जाए। राजकुमारी के वेश में बीरप्पा दरबार में पेश होता है, हृदय में असीम खुशी और चेहरे पर बनावटी दर्द लिए। गर्दन झुकाए हुए ही बीरप्पा कहता है, राजकुमारी, महाराज, सबसे पहले तो मैं सेनापति महोदय से क्षमा याचना करती हूँ। दरबार में सभी को प्रणाम है। मैं मेरे इस अपराध को बिना किसी सुनवाई के स्वीकार करती हूँ। वैभवराज, राजकुमारी, आपके अपराध की सुनवाई हो चुकी है, सभी पहलुओं पर गौर किया जा चुका है। बस हम आपसे अंतिम सवाल करना चाहते हैं। राजकुमारी, महाराज, मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूँ, फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। वैभवराज, क्या आपने किसी बैर भावना या प्रतिशोध के चलते सेनापति से तलवारबाजी की थी? राजकुमारी, नहीं महाराज, ऐसा कदापि मेरे जहन में नहीं है कि आदरणीय सेनापति महोदय, जो कि मेरे शस्त्र गुरु भी हैं, उनसे कभी मेरा कोई बैर हो सकता है या फिर कभी मैं उनसे किसी तरह की प्रतिशोध लेना चाहती हूँ। महाराज, हम सिर्फ अभ्यास कर रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हो गया, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसमें मेरी गलती है। अतः मेरा इस दरबार से निवेदन है कि मुझे शाही परिवार के सदस्य समझकर दंड विधान का अपमान न करें। यह दरबार जो भी सजा मेरे लिए निर्धारित करेगा, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगी। चक्रधर, महाराज, मेरा इस दरबार से निवेदन है कि अभ्यास के दौरान हुए इस हादसे को अपराध ना माना जाए और निरपराध राजकुमारी को कोई सजा ना दिया जाए। मंत्रीवर आपस में सलाह मशवरा करके महाराज के सामने सुझाव रखते हैं। रानी तारामती भी इस सलाह में शामिल थी। अंत में निर्णय हुआ कि सेनापति के पद पर राजकुमारी को रहना होगा और वेतन के रूप में स्वर्ण मुद्रा चक्रधर के परिवार को दी जाए। साथ ही राजकुमारी स्वयं चक्रधर के परिवार की देखभाल करेंगी। इसके साथ कम से कम राजकुमारी को 1 माह की कैद की सजा भी दिया जाए। चक्रधर के मना करने के बाद भी दरबार ने राजकुमारी को कैद खाने भेज दिया। कैद में पहुंचकर बीरप्पा बहुत प्रसन्न हुआ। वो जो चाहता था उसमें सफल हुआ। अब कैद में बीरप्पा की योजना की अगली सीढ़ी बननी थी, जो अब बीरप्पा के लिए आसान थी। कैद में बीरप्पा ने अपनी योजना को आगे बढ़ाना शुरू किया। रात को जब पहरेदार भी सो जाते थे तो बीरप्पा एक कोठरी के सभी कैदियों को इकट्ठा कर उनको शैतानी शक्तियों सिखाता। सभी कैदी जो कि सजा काट रहे थे, जाहिर सी बात है, राजा और शाही परिवार से बैर रखते थे, जो शीघ्र ही बीरप्पा की बातें स्वीकार कर ली और शैतानी शक्तियां सीखने लगे। लेकिन 1 माह की कैद में बीरप्पा सिर्फ सभी को कैसे सिखाता? समस्या यह थी कि जिस कोठरी में बीरप्पा राजकुमारी के रूप में कैद था, उसमें सभी औरतें थीं, लेकिन बीरप्पा रूप बदलना भी जानता था। दिन में तो संभव नहीं था, लेकिन यह काम उसको रात में ही करना था। रात में बीरप्पा ने चमगादड़ का रूप बनाया और दूसरी कैद कोठरी में गया। एक बार की सभी डर गए, लेकिन बीरप्पा ने सबको विश्वास दिलाया कि मैं आप सबको इस कैद से बाहर निकाल लूंगा। बस आपको मेरा एक काम करना है। मैं आपको एक मंत्र सिखाता हूं जिसे आपको सीखना है। कैद से बाहर आने के लालच में सभी ने बीरप्पा की बात स्वीकार कर ली और लगे शैतानी शक्तियों को सीखने। धीरे धीरे इस तरह बीरप्पा सभी को शैतानी शक्तियों में पारंगत कर दिया और अपनी एक सेना तैयार कर ली। दिन में राजकुमारी के रूप में शांत और रात में अपना शैतानी रूप दिखाकर सबको बीरप्पा ने अपनी तरफ कर लिया। सभी कैदियों को पता चल गया कि यह राजकुमारी नहीं बल्कि बीरप्पा ही है, पर किसी ने बताया नहीं, क्योंकि वह स्वयं आजाद होना चाहते थे और शक्तिशाली भी, जो बीरप्पा उनको बना रहा था। उधर गुफा में कुलसी का अत्याचार अब राजकुमारी पर तीव्र होता जा रहा था। भले ही राजकुमारी चुड़ैल के रूप में थी, लेकिन साहस इतना था कि शैतानी शक्तियों को स्वीकार नहीं किया। लेकिन कुलसी भी कहां हार मारने वाली थी। एक रोज कुलसी राजकुमारी को मना रही थी, लेकिन राजकुमारी नहीं मानी तो कुलसी को गुस्सा आया। उसने राजकुमारी को पीटना शुरू कर दिया। कुलसी, जब तक तू नहीं मानेगी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। राजकुमारी, तुम लोग बस इंसानों पे जुल्म करना जानते हो, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हो, लेकिन मैं कदापि तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। कुलसी को अब और क्रोध आ गया। उसने राजकुमारी को एक काल कोठरी में डाल दिया, जहां कुलसी की प्रशिक्षित की हुई चुड़ैलें थीं। अब सबके बीच राजकुमारी असहाय थी। चुड़ैलें कभी डराती तो कभी राजकुमारी को पीटती। राजकुमारी ने सामना किया, लेकिन अकेली कब तक उसका सामना कर सकती थी। लहूलुहान राजकुमारी के घावों पर चुड़ैलों और अधिक अत्याचार करने लगी। राजकुमारी के पैर में एक बड़ा घाव हुआ, जहां चुड़ैलों ने अपने नाखून से कुरेदकर दर्द को और असहनीय बना दिया। इस बीच राजकुमारी रोते रही, एक कोने में सिमटकर बैठ गई। कुछ देर में चुड़ैलें शांत हुई, लेकिन राजकुमारी का दर्द अब और असहनीय हो गया था। शरीर पर असंख्य घाव थे। थोड़े थोड़े समय पर
कोई ना कोई चुड़ैल आती और घाव पर अपने लंबे नाखून चुभोती। रोती हुई राजकुमारी को देखकर हंसती